अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 29 सितंबर 2025 को व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने 20 नुकाती गजा अमन मंसूबा पेश किया। 20 नुकात रखे और इंतजार था कि इसका रद्द-ए-अमल फलस्तीन की मजमती तंजीम क्या देगी। 3 सितंबर को उनकी जानिब से रद्द-ए-अमल आया और इस रद्द-ए-अमल ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फंसा दिया है। दोस्तों, 29 सितंबर को मंसूबा पेश किया गया और अब 6 अक्टूबर इंतहाई अहम होने वाली है। क्यों? उसकी वजह यह है कि मिस्र में कायरा में अहम मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात में 3 फरीकैन मौजूद होंगे, यानी इसराइल, अमेरिका और फलस्तीन की मजमती तंजीम के रहनुमा। दिलचस्प बात यह है कि फलस्तीन की मजमती तंजीम के वो रहनुमा इसमें शामिल हो रहे हैं जिनको शहीद करने मारने की साजिश जो इसराइल है उसने कतर में की थी। जब दोहा में 9 सितंबर को हमला किया गया, उसमें खलील अल अहिया जो कि फलस्तीन की मजमती तंजीम के सियासी विंग के रहनुमा हैं, उनको मारने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब वही शख्स अमेरिका और इसराइल के रहनुमाओं के साथ मिस्र में बैठ रहा है और गजा में अमन मंसूबे की जो बातचीत है उसको आगे बढ़ाने की जो है वो मामलात को लेकर चल रहा है। अब यहाँ पर दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि जो अमेरिकी सदर है वो जल्दबाजी में लगता है, वो धमकियां भी लगा रहा है और तारीफें भी कर रहा है। जब 3 सितंबर को फलस्तीन की मजमती तंजीम का रद्द-ए-अमल आया अमेरिकी सदर के जो 20 नुकात थे उसके हवाले से, तो अमेरिकी सदर जो था वो ट्रैप हो गया, क्योंकि अमेरिकी सदर को ये लगा और बाकायदा वेस्टर्न मीडिया में भी ये खबरें चलना शुरू हो गई कि जो फलस्तीन की मजमती तंजीम है उसने जो 20 नुकात है उनसे इत्तेफाक कर लिया है। वो जो इसराइली मगवी उसकी कैद में है उनको रिहा करने को तैयार हो गया है और जो इसराइल है वो विन विन सिचुएशन में आ गया है। लेकिन दोस्तों, चंद घंटे गुजरने के बाद जब वो बयान जो जारी किया गया था उसका तज्जिया किया गया, उस पर तबसरे शुरू हुए, उसमें जो बिटवीन द लाइन मैसेज था उसको पढ़ा गया, तो सामने बात ये आई कि जो फलस्तीन की मजमती तंजीम है उसने जो अमेरिका का सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उसको अपने ही दावों में फंसा दिया है। यानी उन्होंने कंडीशनल एग्रीमेंट कर लिया था। उन्होंने कहा था ठीक है, हम जो हॉस्टेजेस हैं, मगवी हैं, उनको छोड़ देंगे, लेकिन उसकी शर्त यह है कि जो इसराइल की फौज है उसका इनखला होने वाला होना चाहिए, यानी गजा से उसकी फौज जो है इसराइल को उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। इसी के रद्द-ए-अमल में जो अमेरिकी सदर था उसने ट्वीट किया और कहा कि इसराइल की जो फौज है वो फिल फौर गजा में बमबारी को रोके। हालांकि जो इसराइल है, जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, गुज़िश्ता 24 घंटों में 24 से जायद जो गजा में फलस्तीनी है उनको मार चुका है, उनको शहीद कर चुका है। अब यहाँ पे अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि जो 8 अरब और मुस्लिम ममालिक थे जिन्होंने इसमें कलीदी किरदार अदा किया था और उसमें पाकिस्तान का भी कलीदी किरदार था, अब उनकी नजरें कायरा पर हैं, मिस्र पर हैं कि वहां पर क्या मामलात तय होते हैं। मैंने जैसे बताया इसमें 3 फरीकैन हैं। पहला अमेरिका है। अमेरिका की जानिब से जो ट्रंप का दामाद है जैरेड कुशनर, वो इस मुलाकात में मौजूद है। साथ साथ जो सीरिया और मिडिल ईस्ट का रिप्रेजेंटेटिव है स्टीव विटकॉफ, वो इसमें जैरेड कुशनर के साथ मौजूद होगा। इसराइल की जानिब से जो स्ट्रेटेजिक मिनिस्टर है रॉन ड्रेमर, वो इसमें मौजूद होगा। और जो रॉन ड्रेमर है वो इसलिए अहम है कि जो अरबों के साथ इसराइल के मामलात को नॉर्मलाइज करना था, उसमें ये रॉन ड्रेमर ने अहम और कलीदी किरदार अदा किया था। रॉन ड्रेमर बेसिकली फ्लोरिडा का है, अमेरिका में ये पैदा हुआ, अमेरिका से इसका बाप का ताल्लुक रहा है, फिर ये इसराइल आ गया था। नेतन्याहू के बड़ा करीब समझा जाता है और नेतन्याहू की जो फार राइट पॉलिसीज हैं उनको ये प्रमोट करता रहा है। अब जो नेतन्याहू है उसकी पोजीशन भी बहुत क्रिटिकल हो गई है। उसकी वजह यह है कि जो नेतन्याहू को राइट विंग सपोर्ट कर रहा है इसराइल में और उसकी हुकूमत बरकरार है। सिर्फ एक वोट से इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की हुकूमत बरकरार है और अगर एक वोट हट जाए, यानी वो जो पार्टी उसकी कोलिजन में है, उसके इत्तेहादी है, वो उसका साथ छोड़ दे, तो नेतन्याहू वजारत उज़्मा पर नहीं रहेगा, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। इसीलिए वो कोशिश कर रहा है कि उनको खुश रखा जाए। अब जो इजरायली वजीर आजम के इत्तेहादी हैं वो क्या मुतालबा कर रहे हैं? वो मुतालबा ये कर रहे हैं कि जो मगवी हैं, हॉस्टेजेस हैं, उनको वापस लाया जाए, लेकिन जो दीगर कंसेशंस हैं जिनमें इसराइली फोर्सेस का बाहर निकलना है गजा से, फिर जो फलस्तीन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फलस्तीन की जो पार्टीज हैं या टेक्नोक्रेट्स है वो उनके हवाले कर देना है, फिर जो गजा के अंदर मुस्लिम ममालिक की जो फौज है जिसको ISF का नाम दिया गया है वो वहां पर आएगी, वो इंतजाम है उसको संभालेगी और फलस्तीनी फोर्सेस को ट्रेन करेगी। यानी ये जितनी भी शराइत है इनसे वो इनकारी हैं। जो नेतन्याहू के इत्तेहादी हैं वो इनसे इनकारी हैं। वो ये चाहते हैं कि मगवियों को वापस लाया जाए, लेकिन दूसरी जानिब जो फलस्तीन की मजमती तंजीम है उसके जो खालिद हय्या रहनुमा है वो इनके साथ मिस्र में मुज़ाकरात कर रहे हैं
اور یہ خالد طیب وہی ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا تھا قطر میں جب وہ جو پرپوزل تھا ٹرمپ کا اس کے اوپر مشاورت کر رہے تھے. اسرائیل نے موقف یہ لیا تھا جب 9 ستمبر کو حملہ کیا گیا کہ ہمیں پتا ہے کہ جو فلسطین کی مذمتی تنظیم ہے وہ اس کو رد کر دے گی, اس سے انکار کر دے گی. اور جب 20 نکات منظر عام پر آئے تھے 29 ستمبر کو, اس کے بعد بھی دوستو اسرائیل کا جو میڈیا تھا اور امریکن جو میڈیا تھا وہ یہ پورٹرے کر رہا تھا, یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو فلسطین کی مذمتی تنظیم ہے وہ اس کو مسترد کر دے گی, ان نکات کو مسترد کر دے گی, وہ جنگ بندی پر آمادہ نہیں ہوگی, وہ جو مغوی ہیں ان کو رہا کرنے پر آمادہ نہیں ہوگی. لیکن میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو رد عمل فلسطین کے مذمتی تنظیم کی جانب سے آیا اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پھنسا دیا, اس نے نتنیاہو کو بھی پھنسا دیا. وہ نتنیاہو جو کہہ رہا تھا کہ ہم نے ٹیبل کو ٹرن کر دیا ہے, اب جو فلسطین کی مذمتی تنظیم ہے بال اس کی کورٹ میں ہے, اس کے اوپر دنیا کا دباؤ ہوگا کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. اب انہوں نے شرائط رکھ دی ہیں اور یہ جو مصر کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں, ذرائع یہ بتاتے ہیں, باقاعدہ جو عرب میڈیا ہے جو کہ فلسطین کے معاملات کو اور غزہ کے معاملات کو کور کر رہے ہیں, وہ یہ کوٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ فلسطین کے مذمتی تنظیم کی شرائط کیا ہیں. پہلی جو اس کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو اسرائیل کی فورسز ہیں وہ جنوری 2025 کا جو سیز فائر ایگریمنٹ تھا اس پر چلے جائیں, یعنی وہاں سے جو انہوں نے ٹیک اوور کی ہے ٹیریٹری اس کو ریٹریو کریں اور وہ اس پوزیشن پہ چلے جائیں. دوسرا مطالبہ کیا ہے فلسطین کی مذمتی تنظیم کا, وہ یہ ہے کہ جو اس کے رہنما ہیں اور جو اس کے کارکنان ہیں جو کہ اسرائیل کی حراست میں ہیں, تقریباً 303 کے قریب ایسے قیدی ہیں جو کہ عمر قید کاٹ رہے ہیں یا جن کو 40 سال 35 سال 30 سال کی سزائیں سنائی گئی ہیں اسرائیل کی جانب سے, ان کی رہائی کے حوالے سے اب جو فلسطین کی مذمتی تنظیم ہے وہ بارگننگ کر رہی ہے, وہ مذاکرات کر رہی ہے مصر کے اندر. ویسے جو 20 نکاتی ایگریمنٹ تھا اس کے مطابق اسرائیل جو ہے 250 وہ جو قیدی جو کہ کہہ لیجئے کہ سنٹینسز ہیں جن کو عمر قید کی سنٹینسز ہے, سزائیں ہو گئی ہیں, ان کو رہا کرے گا. اور 1700 کے قریب 23 جو کہہ لیجئے کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد جن کو حراست میں لیا گیا تھا غزہ کی پٹی سے, تقریباً 1700 کے قریب جو فلسطینی ہیں ان کو رہا کیا جائے گا, یہ وہ معاہدہ ہے. لیکن اس کی شرط یہ رکھی گئی تھی اسرائیل کی جانب سے کہ پہلے جو مغوی ہیں جو کہ قید میں ہیں, تقریباً 48 کے قریب مغوی تھے جن میں سے 28 مر گئے ہیں اور 20 جو ہے وہ زندہ ہیں دعوے کے مطابق, ان کو رہا کیا جائے گا. تو اب جو فلسطین کی مذمتی تنظیم ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے جو آئی ڈی ایف ہے اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں وہ وڈرا کریں, وہ جائیں جنوری کی پوزیشن پہ, جو ہمارے قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے, کیونکہ ایسا نہ ہو, کیونکہ خدشہ یہ تھا کہ اگر وہ مغوی جو ہیں ہاسٹیجز جو ہیں ان کو وہ رہا کر دیتے ہیں تو بدلے میں جو اسرائیلی فورسز ہیں وہ ایک تو کاروائیاں تیز کر دے گی غزہ میں, اور جو وڈرال کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہوگا. گارنٹی جو ہے وہ کوئی بھی نہیں تھی, ایشورنس کوئی بھی نہیں تھی, کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا جو اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو ہے اس نے تو 42 منٹ کی پریس کانفرنس کی وائٹ ہاؤس میں 29 ستمبر کو, اور پھر باہر آ کے 1 منٹ 22 سیکنڈ کا بیان جاری کر دیا اور کہا کہ ہماری جیت ہو گئی ہے اور ہم جو ہے وہ اپنی شرائط کو منظور کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو اب یہ مرحلہ آ گیا ہے, اس میں جو کہہ لیجئے کہ مذاکرات ہیں تین فریقین کے درمیان وہ اہم مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. دوسری جانب جو امریکی صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ, وہ دھمکیاں لگا رہا ہے فلسطین کی مذمتی تنظیم کو اور کہہ رہا ہے, باقاعدہ سی این این کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر فلسطین کی مذمتی تنظیم سیز فائر نہیں کرتی ہے, معاملات کو طے نہیں کرتی ہے, تو پھر ہم اس کو اوبلیٹریٹ کر دیں گے. اوبلیٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے, یہ وہ ٹرمینالوجی ہے جو کہ استعمال ہوئی تھی جب ایران میں نیوکلیئر سائٹس کو اٹیک کیا گیا تھا, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وی ہیو اوبلیٹریٹڈ دی نیوکلیئر کہہ لیجئے کہ جو بھی انریچمنٹ پروگرام تھا ایران کا اس کو اوبلیٹریٹ کر دیا, یعنی ختم کر دیا ہے, بالکل سرے سے ختم کر دیا ہے. تو اب یہی ٹرمینالوجی وہ فلسطین کی مذمتی تنظیم کے لیے استعمال کر رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرا منصوبہ ہے, میرا جو پلان ہے اس پر بی یعنی کہ جو نتنیاہو ہے وہ متفق ہے, وہ ایگری کرتا ہے سیز فائر کے معاملات پر. اور ساتھ ساتھ امریکی میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ بڑا فرسٹریٹڈ ہے نتنیاہو کی پالیسیز کے بعد, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کیا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ امن لائے اور اس امن کو اگنالج کیا جائے اور اس اگنالج میں اسے نوبل پیس پرائز ملے, یعنی کہ وہ نامنیٹ ہو, اسے نوبل پیس پرائز دیا جائے. یہ وہ چیز ہے جو کہ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے, اور اگر غزہ میں امن ہو جاتا ہے اور دنیا میں کہہ لیجئے کہ اس کی گارنٹیز بھی آ جاتی ہیں تو پھر یہ ایک بڑی اچیومنٹ پیش کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ اپنے حوالے سے. ساتھ ساتھ جو خبریں ہیں ان کے مطابق دوستو جو اسرائیلی فورسز ہیں 7 اکتوبر
23 को जो हमला किया गया था फलस्तीन की मजहबती तंजीम की जानिब से, अब उसको 2 साल पूरे हो रहे हैं। इन 2 सालों में जो आदादो शुमार डिफेंस ऑफिशियल डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसराइल की जारी किए हैं, 1152 इसराइली फौजी मारे गए हैं। उनमें तकरीबन 42% 42% दोस्तों ऐसे हैं जिनकी उम्र 21 साल से कम है। तकरीबन 40% बल्कि ऐसे हैं जिनकी उम्र 21 साल से कम है। तकरीबन 141 ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, और इसमें कई बच्चे भी हैं, कई उनके जो वालिदैन हैं वो भी हैं, और बताया जा रहा है तकरीबन 42% 21 साल से कम है, 141 जो है वो उनकी उम्र 40 साल से जायद है, जो कि इसमें मारे गए हैं। एक बड़ी तादाद में इसराइली फौजी जो है वो इस जंग में 2 साल जंग में जो कि गजा पर मुसल्लत की गई मारे गए हैं। तो इसीलिए अब इसराइल के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं, लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, वो हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं कि इस जंग को खत्म किया जाए, क्योंकि इसमें ज्यादा नुकसान अगर जो फलस्तीनी है वो तो 70 सालों से 78 सालों से वो इसी हालात में है, लेकिन जो इसराइली हैं उनके लिए शायद ये नई चीज है और अब वहां उनकी हलाकतें हो रही हैं। साथ साथ जो हमारे पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक थे जो कि गए थे समूद फुटेला लेकर गजा की नाकाबंदी को खत्म करने के लिए, अब खबरें ये आ रही हैं दोस्तों कि पाकिस्तान की जो दफ्तर खारजा है वो उस पर मामलात को तो तय कर रही है कि सेनेटर मुश्ताक को वापस लाया जाए, लेकिन वहां से जो लोग रिहा हो रहे हैं और अपने अपने मुल्क जा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बड़ा गैर इंसानी रवैया रखा गया था इसराइली फोर्सेस की जानिब से, नारवा रवैया रखा गया था, बाकायदा उनको पानी नहीं दिया गया, कई कई घंटे तक खाना नहीं दिया गया, उनको महसूर रखा गया, उनको जहनी दबाव का शिकार रखा गया, जहनी तौर पे कह लीजिए कि अजियत दी गई। और सेनेटर मुश्ताक जो है अब उनके वेयर अबाउट्स के हवाले से जो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा है उन्होंने कहा है कि वो इसराइली फोर्सेस की तहवील में है। पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है उसका डायरेक्टली, क्योंकि हमारे सिफारती ताल्लुकात नहीं है इसराइल के साथ, पाकिस्तानियों ने इसराइल को पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया हुआ, लिहाजा सेनेटर मुश्ताक की डायरेक्टली पाकिस्तान में एक्सेस नहीं है, लेकिन जो कनेक्टिंग रूट्स हैं यानी जो दोस्त ममालिक हैं उनके जरिए बताया जा रहा है कि जो सेनेटर मुश्ताक हैं उनको इसराइल की अदालत में पेश किया जाएगा, और वहां से जब उनका डिपोर्ट होने का हुक्म आएगा उसके बाद उनको वहां से डिपोर्ट करते हुए दोस्त मुल्क पहुंचाया जाएगा और वहां से फिर वो पाकिस्तान वापस आएंगे। लेकिन जिन पाकिस्तानियों का दिल गजा के साथ धड़कता है वो सेनेटर मुश्ताक को अपना हीरो मानते हैं, वो सेनेटर मुश्ताक को अपना सलाम पेश करते हैं, जितना खराज तहसीन पेश किया जाए उनको वो कम है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी का निशान उसे दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।